हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम। हम लोग दोस्तों हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में दोस्तों हमने ग्रामर स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा। चैप्टर क्या है दोस्तों? आज हम लोगों का समास है। समास में दोस्तों क्या होता है कि समास बहुत इजी चैप्टर होता है। बस क्या होता है, इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है हमें कि हमें ये पढ़ना कैसे है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम लोग आज देखेंगे कि समास होता क्या है। हम लोग आज क्या देखेंगे कि समास होता क्या है, समास हमें पढ़ना कैसे है, कितने पार्ट होते हैं समास के, या हम कह दें समास में कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। ये सब आज हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए पूरा यूजफुल होगा। आपको इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाना है। तो हम लोग देखेंगे कि समास होता क्या है। दोस्तों समास होता क्या है, सबसे पहले हम समास के बारे में जान लेते हैं। समास क्या होता है दोस्तों? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास में क्या होता है कि समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं? पहला शब्द होता है, पहला होता है सम। पहला शब्द होता है सम और दूसरा शब्द होता है, दूसरा क्या होता है? आस। सम और आस मिलकर समास बनाते हैं। सम और आस मिलकर समास बनाते हैं। समास का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस समास शब्द का जो अर्थ होता है, समास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो समास शब्द का अर्थ होता है जो समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमने देखा पहला शब्द है सम, दूसरा है आस। सम का यहाँ पे अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त। संक्षिप्त सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त मतलब छोटा। उसके बाद दोस्तों आस का क्या मतलब होता है? आस, आस का मतलब होता है कथन। आस का मतलब होता है कथन, या कथन के अलावा हम कह दें शब्द। आस का मतलब होता है शब्द या कथन, दोनों का मिला के दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। समास का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त कथन। समास का मतलब होता है कि संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त कथन। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, ये इसका अर्थ होता है। उसके बाद दोस्तों समास की परिभाषा क्या होती है? समास की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए किसी सार्थक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास बोला जाता है। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द हों, दो या दो से अधिक शब्द हों और उनसे मिलकर एक नया सार्थक शब्द बने। जैसे अभी हो जाए राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया एक राजा दूसरा पुत्र, ये हमारा शब्द हुआ, ये हमारा शब्द हुआ। और इससे मिलकर क्या बनेगा हमारा? ये तीसरा जो बन रहा है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हमारा ये शब्द दिया हुआ था। इससे मिलकर हमारा तीसरा जो एक नया सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। तो ये हमारा तीसरा नया सार्थक शब्द है। इसी को हम लोग समास बोलते हैं, इसी को हम लोग समास बोलते हैं, इसे हम समास बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, जो भी हमारे समास का नियम है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी हमारा समास है उसको हम डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो समस्त पद होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो समास होता है, ये समास, इसको, इस पूरे शब्द को हम लोग सामासिक पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, या फिर हम कह देंगे समस्त पद। ये जो नया शब्द बना है समास का, दो या दो से अधिक शब्दों को, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को ऐड करते हैं, ऐड करने के कुछ नियम है जो अभी हम पढ़ेंगे, ऐड करने के कुछ नियम है जो अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों शब्दों को ऐड करने के बाद जो हमारा तीसरा शब्द बनता है, जो हमारा तीसरा नया
सार्थक शब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा, समास होगा। और उसी को हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे। समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि समास विग्रह, ये हो जाएगा आपका समस्त पद। समस्त पद ये हमारा क्या होता है, समस्त पद। और उसके बाद दोस्तों हमारा समस्त पद हो गया। समस्त पद के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा समास विग्रह क्या होता है। ये जो समस्त पद होता है ये किसी नियम के अनुसार जुड़ते होंगे। जो दो शब्द जुड़ते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये एक नियम के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं। जब ये नियम के अनुसार जुड़ते हैं, ये नियम के अनुसार जुड़ते हैं, तो जो समस्त पद बना रहता है, नया समस्त पद बनता है, जब उसी को हम मूलभूत अवस्था में या पहले की अवस्था में जो दो शब्द थे अलग अलग कर देंगे, उसी को हम लोग समास विग्रह बोलते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह, उसको हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह। जब हम समस्त पद को तोड़ देंगे तो वो हमारा समास विग्रह बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और टर्म होते हैं और पद होते हैं, वो हम देख लेंगे। ये जो दोस्तों समस्त पद होता है, समस्त पद या समास विग्रह वाला पद दोनों में ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, समास की प्रक्रिया में दो पद होते हैं। उसके बाद इसमें जो पहला पद होता है, प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है। और ये जो हमारा द्वितीय पद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद। पहले पद को क्या होता है, दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद बोला जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद बोला जाता है। समास में हमने देखा कि समास क्या होता है या समास कैसे बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। दूसरा आस का मतलब होता है शब्द या कथन। हमने देखा कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त कथन, उसका अर्थ यही होता है। उसके बाद हमने समास में क्या देखा कि समास की परिभाषा क्या है। समास किसे कहते हैं। समास होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को। देखिए, ये मान लीजिए ऐसा भी नहीं है कि कोई भी दो शब्द मिला दिए तो तीसरा शब्द बन गया तो उसे हम समास बोल देंगे। नहीं, वो एक उसका मतलब होना चाहिए। जो तीसरा शब्द बनेगा उसका एक विशेष अर्थ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द दे दो जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसा नहीं होता। वो शब्द जो है एक सार्थक शब्द होना चाहिए, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास में हमने देखा कि समास हमारे क्या होते हैं। तो जैसे हमने देख लिया राजा का पुत्र, ये जो हमारा राजपुत्र बना, ये हमारा समस्त पद है, इसी को हम समास बोलेंगे। और ये पूरे पदों को मिला करके क्या बना है, समस्त पद बना है। पूरे पदों को मिला करके समस्त पद बना है। और जब इसी समस्त पद को हम जो जोड़े हैं उसको जब फिर से तोड़ देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास विग्रह। तब उसे हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह। ये राजपुत्र का समास विग्रह होगा, राजा का पुत्र। उसके बाद हमने क्या देखा कि समस्त पद देख लिया हमने क्या होता है, हमने देख लिया समास विग्रह क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें समस्त पद में दो पद होते हैं। एक होता है हमारा पूर्व पद होता है और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद होता है। इनसे क्या होता है दोस्तों, इन पदों के आधार पर जो हमारे अलग अलग समास होते हैं, जो हमारे समास के प्रकार होते हैं, हम इन पदों के ऊपर या इन पदों से रिलेट करके हम उन समासों का क्या करते हैं, उन समासों में अंतर निकालते हैं कि ये कौन सा समास है, कौन से समास में क्या होगा, इस समास में क्या होगा, उस समास में क्या होगा। ये हम इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कैसे, इसी के अकॉर्डिंग। आगे हम देखेंगे कि हमारा समास में और आगे क्या क्या होता है। हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने देखा अभी तक कि हमारे समास क्या होते हैं। अब हम देखेंगे
कि समास के भेद क्या होते हैं दोस्तों। समास के भेद में हम क्या करते हैं, समास के भेद में हम क्या देखते हैं दोस्तों, समास के भेद में हम क्या देखते हैं कि दोस्तों मूल रूप से जो हमारे समास होते हैं, समास हमारे मूल रूप से कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमारे समास जो मूल रूप से होते हैं वो 6 समास होते हैं। उनमें हम देखेंगे क्या होते हैं दोस्तों। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां क्या होता है, बहुब्रीहि समास। इस तरीके से हमारे 6 समास होते हैं। अब दोस्तों इन समासों को हम पहचानेंगे कैसे, समास को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे कौन कौन से समास क्या क्या हैं, हमारे कौन कौन से समास क्या क्या हैं, या हमारी ये वाला समास कौन सा है, कौन सा समास कौन है। ये दोस्तों हम कैसे देखेंगे। दोस्तों जो हमारे पद हमने बताया था, हमने देखा था कि हमारे पद 2 होते हैं, हमारे 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। दूसरा हमारा होता है उत्तर पद, ये हमने देखा था। अब दोस्तों इन पदों के आधार पे हमने बताया था आपको कि पदों के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारा समास है कौन सा, या हमारा समास किसे इंडिकेट कर रहा है। हम ये पद के हिसाब से ही देखते हैं, पद के अनुसार देखते हैं। पद में क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी दे दिया कि राजा का पुत्र, हमने देखा था राजा का पुत्र, हमने क्या देखा था दोस्तों, राजा का पुत्र हमने देखा था। इसमें ये क्या, राजा क्या था, राजा ये था पूर्व पद, राजा हमारा क्या था पूर्व पद, और पुत्र क्या था उत्तर पद, उत्तर पद। राजा हमारा था उत्तर पद। हमने देखा था कि ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। तो हम समास में हमारा पद का क्या कार्य है ये हम देखेंगे। तो जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें हमारा जो पहला पद होता है पूर्व है, उसे हम प्रधान पद बोलते हैं। प्रधान पद दो इसमें क्या होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। हम पहले वाले पद पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या ज़्यादा जोर पहले वाले पद पे दिया जाता है। पद के हिसाब से हम लोग अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों समासों में हमारा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये कहता है हम हैं, वो कहता है हम हैं, दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती है, या ऐसा कहें ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जिसमें जितना पहले वाले में शक्ति रहती है पहले पद में, उतनी ही शक्ति दूसरे वाले में रहती है। इतना हो सकता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई तीसरा पद जो हमारा रहेगा उसमें प्रधान वो रहेगा। हम बात तो इन दोनों पदों की करेंगे, लेकिन आंसर हमारा निकल के कोई तीसरा पद आ जाएगा। यही होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो हमने देख लिया कि हमारे समास के भेद 6 होते हैं। हमारे समास के भेद जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या हमने देखा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें हमने पदों की प्रधानता देख ली। तो अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान रहता है। उसके बाद तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद हमारा आता है द्वंद्व समास, उसमें हमारे क्या होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, उसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद आ जाता है, वो प्रधान होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं, एक चीज़ हमारा बचता है, समास प्रक्रिया जो होती है। प्रक्रिया का क्या मतलब होता है कि विग्रह करके समास बनाना और समास का विग्रह कर देना, मतलब तोड़ के जोड़ना और जोड़ के तोड़ना। मतलब जैसे ये हो गया राजपुत्र, राजपुत्र, ये हमारा क्या है, ये हमारा समस्त पद है, समस्त पद, समस्त पद, यह हमारा समास है, समास है। और जब इसी को हम डिवाइड कर देंगे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा कारक या जो ये हमारा विभक्ति है का,
जो हमारी विभक्ति का है, ये हमारा क्या होता है कि जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं, विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें क्या होती है कि विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। वही कह रहा है कि समास प्रक्रिया में दोनों पदों के बीच की विभक्तियाँ या कारक, विभक्ति या कारक जो भी हम बोलें, ये क्या होती है कि लुप्त हो जाती हैं। दोनों जब ऐड होते हैं, दोनों पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ये दोनों जब एक में मिलते हैं तो बीच की विभक्ति जो होती है वो लुप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है दोस्तों? अव्ययी भाव समास में हम क्या देखेंगे? हमने पहले ही देख लिया कि अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद या पहला पद जो होता है ये प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। इसके साथ साथ क्या देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा पूर्व पद होता है, पूर्व पद ये क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है। अव्यय होता है। अव्यय का क्या मतलब होता है? ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनका खंडन ना किया जा सके, जिनको तोड़ा ना जा सके, वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो हम ये अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? हमारा कोई समास दे दिया गया है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें दिया रहेगा, तो दोस्तों क्या होगा? अव्ययी भाव समास हम जब देखेंगे, हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि हमारा पूर्व पद प्रधान होगा, और जो होता है वो क्या होगा? अव्यय होगा। तो अव्यय क्या होते हैं? पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। तो दोस्तों इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? कि जो हमारा पूर्व पद होगा वो किससे शुरुआत होगा? या तो उसकी शुरुआत अनु से होगी, या फिर आ से होगी। प्रति, भर, यथा, यावत से शुरू होते हैं। कौन से समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? या तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत से शुरू होंगे। इसमें दोस्तों हम लोग डीपली में देख लेते हैं कि विग्रह क्या होते हैं, समस्त पद क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। हम सभी चारों को देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारा पूर्व पद रहेगा, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा पूर्व पद प्रधान होगा और अव्यय होगा। पूर्व पद हमारा प्रधान होगा और अव्यय होगा, ये हमने देखा। पूर्व पद दोस्तों हमारा क्या है? ये देखिए, प्रति, आ, यथा, अनु, इन सब चीज़ों से हमारे जो होते हैं पूर्व पद स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा उत्तर पद क्या है? दिन, जन्म, संभव, रूप। समस्त पद दोस्तों क्या बनेगा? समस्त पद है। प्रतिदिन का क्या बनेगा? प्रति और दिन ये मिलाकर प्रतिदिन बन जाएंगे। उसके बाद आजन्म, यथा संभव, उसके बाद अनुरूप। इनका दोस्तों जब हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन का बनेगा प्रत्येक दिन या एक दिन, प्रत्येक दिन या एक दिन। उसके बाद दोस्तों आजन्म का क्या अर्थ होता है, या इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या निकलेगा? जन्म से लेकर। से दोस्तों यहाँ पे क्या है? से क्या है यहाँ पे है से विभक्ति है। उसके बाद यथासंभव, जैसा संभव हो। उसके बाद है अनुरूप, रूप के योग्य। तो ये होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अव्यय से। अव्यय कौन से? अनु, आ, प्रति, भर, यथा और यावत से शुरू होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास। इसके बाद देखेंगे हमारा तत्पुरुष समास में क्या होता है और कैसे होता है। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जो हमने देखा था आगे कि अव्ययी भाव समास में हमने आगे देखा था कि अव्ययी भाव समास में हमारा जो पद होते थे उसमें प्रथम पद प्रधान होता था और वो अव्यय होता था। प्रथम पद प्रधान होते थे और वो अव्यय होते थे। इसके बाद दोस्तों इस तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में क्या होगा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और तथा इसमें क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं, उत्तर पद प्रधान हो
तथा दोनों पदों के बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि इनमें खासियत क्या होती है या इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनके बीच में जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति होती है, वो विभक्ति जब इसका समस्त पद बनाया जाता है तो लुप्त हो जाती है। वही कह रहा है दोनों पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जो पद प्रधान होते हैं वो उत्तर पद प्रधान होता है और जो इनके बीच में विभक्तियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि ये जो कारक होते हैं, कारक के आधार पर ये जो तत्पुरुष समास है ये हमारा कई प्रकार का होता है। जितने प्रकार के हमारे कारक होते हैं उतने प्रकार के हम विभक्तियाँ और कारक ये सब जो कुछ होता है इन्हें डीपली में आगे पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे इतना जानिए कि इनके बीच में जो विभक्तियाँ होती हैं, जो कारक होते हैं, वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, कारक के आधार पर जो हमारे तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं, वो पहला प्रकार क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो कर्म करने वाला होता है उसके साथ की जो विभक्तियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो होती है कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इनके बीच में विभक्ति को होती है, कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या होती है कि इनके बीच में को विभक्ति होती है। जब हम उसका समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसके बीच में जो विभक्ति को होती है वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे गगन को चूमने वाला, यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गगन को चूमने वाला, मतलब एक ऊंचाई दी हुई है, उसे चूमने वाले की बात की जा रही है कि गगन को चूमने, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। ये जो दोस्तों है ये हमारा क्या है कि समास विग्रह है। और ये जो हमारा बनेगा गगनचुंबी, ये क्या है, समस्त पद है, समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद। इसमें क्या होता है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष समास के अंदर आता है, इसमें क्या होता है कि इनके बीच की विभक्ति इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। विभक्ति होती कौन सी है, जो को विभक्ति होती है इसका लोप हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हम सभी एग्जाम्पल को करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा चूमने वाला, मतलब बात जिसकी बात हो रही है, जिस पे फोकस किया जा रहा है, कर्म ये कर रहे हैं, तो फोकस हमारा उत्तर पद पर होगा। और इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो गगनचुंबी बनेगा। और इसमें होगा क्या कि जो विभक्ति बीच में को है, उसका लोप हो जा रहा है। लोप मतलब विलुप्त, वो उसी में समा जा रही है। गगनचुंबी जब बन रहा है तो उसी में विलुप्त हो जा रही है, यही कह रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है हमारा, करण तत्पुरुष। हमने देखा होगा कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना ध्यान देंगे कि जो दूसरा हमारा होगा करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो विभक्ति होती है से,
और के द्वारा, से और के द्वारा ये दोनों विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं या उसी में समा जाती हैं। समा किस में जाती हैं? जब हमारा बनेगा समस्त पद बनेगा तो उसमें लुप्त हो जाएंगी। किस समास में? कर्ण तत्पुरुष समास में, सॉरी कर्ण तत्पुरुष समास में। कर्ण तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि कर्ण तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होती है से और के द्वारा, से और के द्वारा ये विभक्तियाँ हमारी लुप्त हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे। जैसे हमने कह दिया कि मन से चाहा, मन से चाहा। जैसे हम कहते हैं कि अभी शादी हो रही है तो लड़के को लड़की नहीं पसंद है, लड़की को लड़का नहीं पसंद है, तो बिना चाहे शादी हो जा रही है। या हम किसी चीज़ को, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, मन से चाहे हैं, दिल से चाहे हैं, पूरा जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें ना मिले। वही है यहाँ पे कि मन से चाहा, मन से चाहा, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? मन चाहा, मन चाहा बनेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो विभक्ति है चाहा यहाँ पे प्रधान पद है, उत्तर पद प्रधान पद है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? हमारा जो उत्तर पद होता है वो हमारा प्रधान पद होता है। वही यहाँ पे है कि मन से चाहा, यहाँ पे विभक्ति से का लोप हो रहा है और समस्त पद क्या बन रहा है? मन, मन चाहा। उसके बाद दोस्तों अगला क्या है? सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित या सूर के द्वारा रचित। सूर को हम जानते हैं सूरदास हिंदी साहित्य में एक महान कवि थे, हिंदी साहित्य में एक महान कवि थे। उन्हीं के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं वही यहाँ पे कहा गया है कि सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित। आंसर क्या होगा हमारा? जो समस्त पद बनेगा सूर रचित, सूर रचित। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो के द्वारा, सॉरी के द्वारा, जो हमारा के द्वारा वो विभक्ति है, के द्वारा, यही तो जोड़ रहा है इन दोनों समस्त। ये जो पद हैं, पहला पद जो है सूर और दूसरा पद क्या है? रचित, रचित। इन दोनों पदों को जो जोड़ रहा है वो क्या है? के द्वारा। अब जैसे सूर रचित नहीं समझ में आएगा, लेकिन सूर्य के द्वारा रचित मतलब ऐसा पता चल रहा है कि किसी के द्वारा कुछ रचा गया है। वही यहाँ पे है कि जो विभक्ति है, विभक्ति का काम क्या होता है? जोड़ रहा है। विभक्तियाँ जो हैं जोड़ रही हैं, अलग कर रही हैं, ऐसा संबोधन करती हैं। तो वही है कि सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य रचित। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो विभक्ति होती है के लिए, के लिए, जैसे हम कोई काम किसी के लिए करते हैं, जैसे कह दिया कि मार्केट जा रहा है तो कोई कह रहा है साइड में आपके घर के बगल में, या किसी काम के लिए कोई बुजुर्ग है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो कोई आपसे कह रहा है या आप कह रहे हैं किसी से कि इनके लिए ये कर दीजिएगा, इनके लिए ये कर दीजिएगा। वही के लिए है। जैसे अभी हो गया कि हम अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करेंगे, के लिए मतलब किसी के लिए यहाँ पे कुछ किया जाता है। या फिर हम ऐसे देखें कि के लिए जो है हमारा ये क्या है? एक विभक्ति है। इसका क्या होता है कि संप्रदान तत्पुरुष में लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देश के लिए भक्ति, देश के लिए, हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे ऐसा बोला जाता है, या हम लोग करते ही हमारे लिए हमारा कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए अच्छा कार्य करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। भारत देश में या किसी भी देश में जन्मे हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को आगे ले जाए, अपने देश के लिए अच्छा कार्य करे, अपने देश की समृद्धि विकास के लिए अपना योगदान दे। वही है हमारे सैनिक जो होते हैं सीमा पर, जो हमारी रक्षा करते हैं, जिनके वजह से हम चैन की सांस लेते हैं, आराम से सोते हैं, वो वहाँ पे जगते रहते हैं, बंदूक लेके खड़े रहते हैं, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही है कि देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका जो हमारा बनेगा समस्त पद या सामासिक पद जो बनेगा वो क्या होगा? देशभक्ति। ये भारत देश के हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर, आपके अंदर, हर किसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए
देशभक्ति, कि वही है देश के लिए भक्ति। यहाँ पे के लिए है जो, ये एक विभक्ति है, ये एक विभक्ति है, इसका लोप होगा तो क्या बनेगा, देशभक्ति। ये हमारा क्या है, समास विग्रह, और ये क्या है, सामासिक पद या समस्त पद, सामासिक पद या समस्त पद। उसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे, हमारा क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, समास, अपादान तत्पुरुष समास, सॉरी एक मिनट, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें भी विभक्ति जो होती है वो से होती है, विभक्ति क्या होती है वो से ही होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, क्या होता है कि हमारा कर्ण तत्पुरुष समास जो हम पढ़े थे, हमने जो कर्ण तत्पुरुष समास पढ़ा था उसमें भी हमारा क्या हुआ था कि से विभक्ति थी, उसमें भी हमारा से विभक्ति दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हमारा कारण बन रहा है, किसी चीज़ को करने के लिए एक कारण बन रहा था। और यहाँ पे अपादान, अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा कि इसमें भी विभक्ति से ही रहेगी, लेकिन इस विभक्ति का उस विभक्ति से बहुत अंतर होगा। ये विभक्ति क्या बताती है, अलगाव बताती है, अलग होने का भाव बताती है। जो हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है, इसमें जो से विभक्ति होती है वो क्या होती है कि किसी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट करती है। जैसे अभी हम कह दिए, जैसे पद से च्युत, पद से च्युत, जैसे च्युत मतलब क्या होता है, जैसे निकाला गया, निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, वही होता है पदच्युत, पदच्युत। या फिर ऐसे कह दिया जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे पेड़ से जब पत्ते गिरेंगे तो यहाँ पे हमें अलग होना, क्या हो रहा है कि अलगाव का पता चल रहा है कि पेड़ के जो हमारा वृक्ष है उसमें से पत्ता अलग हो जा रहा है, उसमें से पत्ता अलग हो जा रहा है। वही है अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अलग अगला वाला है, अगला जो आएगा वो संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों इसमें विभक्ति जो होती है का, के, की, ये तीनों विभक्तियाँ जो होती हैं इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे संबंध का मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट होना, ये बताया जाता है। जैसे किसी का पुत्र हुआ, किसी की बहन हुई, किसी की माँ हुई, किसी की दादी हुई, इस तरीके से होता है। इसमें संबंध बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। जब संबंध बताया जाएगा तो उसकी जो बीच की विभक्तियाँ होंगी, समस्त पद या समास विग्रह में जो विभक्तियाँ होती हैं, जब वो समस्त पद बनता है तो विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। वही है यहाँ पे राजा का पुत्र, यहाँ पे कह क्या रहा है कि ये राजा का पुत्र है, ये राजा का पुत्र है। जोर पुत्र पे पड़ रहा है, लेकिन किसका है, राजा का है। इसके बीच में जो का, ये जो का है, ये विभक्ति इसका लोप हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम आता है जो तत्पुरुष समास में जो विभक्तियाँ होती हैं, उस वाले में जो हमारा अंतिम है वो क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, में और पर, में और पर विभक्ति जो होती है इसका लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है कि जो हमारी में और पे विभक्ति होती है इनका लोप हो जाता है। जैसे धर्म में वीर, धर्म में वीर क्या होता है, धर्म में वीर, इसमें में विभक्ति का लोप होगा तो क्या बनेगा, धर्मवीर, क्या बनेगा, धर्मवीर। इसके बाद दोस्तों ये हमारा तत्पुरुष समास खत्म होता है। लेकिन इसी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक चीज़ और बताया जाता है, ना समास, ना और या, ना समास, ना समास, न्या, ना समास। उसमें क्या होता है दोस्तों, ना समास में पहले ही पता चल रहा है कि नकारात्मक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नकारात्मक शब्द जो है वो स्टार्ट में ही आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि पहले शब्द में ही नकारात्मक सूचक तो दोस्तों जो हमारा ना समास होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये स्टार्ट से ही इसमें पता चलता है, पहले ही शब्द में क्या रहेगा,
नकारात्मक सूचक शब्द रहता है। क्या रहता है कि पहले ही शब्द में क्या होता है, नकारात्मक सूचक शब्द होते हैं। जैसे आ, अन, ना, बड़ा ना, गैर शब्द। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि ये इतने शब्द इसमें जो है निगेटिव शब्द स्टार्ट में ही रहते हैं, उसे ना समास बोला जाता है। जैसे अनावश्यक, इसमें आ जो है हमारा छोटा है, इसमें क्या दे रहा है, नेगेटिव थॉट दे रहा है। जैसे या फिर अभी दे दिया गैर, दे दिया गैर वाजिब, गैर वाजिब। इसमें क्या है, ये गैर मतलब कह रहा उचित नहीं है, गैर वाजिब। तो ये नेगेटिव वर्ड जो होते हैं ना समास में स्टार्ट में ही रहते हैं। इसमें दोस्तों एक मिस्टेक हुआ था स्टार्ट में, जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे अभी स्टार्ट में, जब एकदम शुरू में स्टार्ट किए थे, तो उसमें क्या था दोस्तों, जब हम अव्यय बता रहे थे तो उसमें बड़ा आ की जगह पे गलती से छोटा आ लिखा गया था। वो मिस्टेक हो गया था, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि छोटा आ जो होता है वो इस समास में आएगा और उसमें बड़ा आ होता है। तो उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आएंगे किस पे, अगला जो समास हमारा है वो हमारा क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों क्या होता है, जो कर्मधारय समास में हमारा जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। लेकिन इसमें एक खासियत और क्या होती है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाते हैं। उपमेय उपमान में क्या होता है कि एक दूसरे की विशेषता बताता है। एक जो है ये हम उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य जो है हमारा, हम ग्रामर में ही पढ़ेंगे अगले चैप्टर के बाद, अच्छे से पढ़ लेंगे, वहाँ पे हमें ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये विशेषता बताते हैं एक दूसरे का, एक जो है जैसे ये इसका विशेषता बताएगा। वही कह रहा है कि जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में संबंध होता है, वो उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता बताएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि कर्मधारय समास कहलाता है। उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो कमल के समान नयन, क्या कह रहा है कि कमल के समान नयन। अब इसमें है क्या दोस्तों कि इसमें क्या, जो नयन मतलब होता है नेत्र, नेत्र या आँख जिससे हम देखते हैं। वही कह रहा है नयन की विशेषता कौन बता, नयन जो है कैसा है, कमल की तरह है। मतलब नयन की विशेषता बता रहा है कि नयन कैसे हैं, कमल की तरह हैं। नयन कैसा है, कमल की तरह है। तो इसका जो समस्त पद बनेगा वो क्या होगा, कमल नयन क्या हो जाएगा, समस्त पद। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अभी देख लिए हमने, महान है जो पुरुष, एक पुरुष के बारे में विशेषता बता रही है कि ये महान है, या महान जो है वो विशेषता है किसकी, पुरुष की। तो उपमान उपमेय यही होते हैं कि ये एक जो है दूसरे वाले का विशेषता बताएगा। तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास में कि जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, और महान है जो पुरुष, महापुरुष, ये हो जाएगा हमारा महापुरुष। इसमें दोस्तों हम कर्मधारय समास की पहचान कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बीच में होता है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, जब इस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो हमें या तो के समान, यहाँ पे हमें मिला है के समान, या भी दे दिया जाए, यहाँ पे दिया कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल चरण। तो इसमें क्या है, के समान और है जो, के समान है जो, ये दोनों जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें ये प्राप्त होते हैं। हमने देखा कर्मधारय समास में दोस्तों, हमने क्या देखा कि जब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम जब इसका समास विग्रह करते हैं
समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में क्या मिलेगा, के समान या है जो, ये हमें मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला समास है वो हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास दोस्तों क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होते हैं। क्या होता है, जिस पूर्व पद का, समस्त पद में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है तो उसमें क्या होता है कि वो द्विगु समास होते हैं। जैसे दोपहर का समूह, दोपहर का समूह, दोपहर, दोपहर का समूह, दोपहर। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो हमारा दो निकल के आ रहा है, दो निकल के आ रहा है, ये संख्यावाची है। ये क्या है, संख्यावाची है। तो द्विगु समास में क्या होगा, हमेशा पूर्व पद जो होगा स्टार्ट में ही संख्यावाची होता है। ऐसे जितने भी समास रहेंगे वो हमारे क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एक जानकारी हमारे लिए बच जाती है कि इसमें जब हम इस समास को पढ़ते हैं द्विगु समास को, तो इसमें हमारा समूह, समूह या समाहार इकट्ठा होने की बोध होती है। मतलब इकट्ठा होने का बोध होता है या इकट्ठे होने की या समूह की भावना प्रकट होती है। तो ये हमारे हो गए द्विगु समास और कर्मधारय समास। हमने दोस्तों पढ़ा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद हमारा हुआ द्विगु समास। अब दोस्तों हम आगे क्या देखेंगे कि अगला हमारा क्या है, द्वंद्व समास। अगला हमारा होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोस्तों हम क्या देखेंगे, देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों हमारा क्या होता है कि ये दोनों एक, इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वंद्व समास जो हमारे होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ना ये कम रहेगा, जैसे ना पहला पद कम रहेगा ना ही दूसरा पद कम रहेगा, ना पूर्व पद कम रहेगा ना उत्तर पद कम रहेगा। एक दूसरे की ये हमेशा अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जितनी पावर पूर्व पद में होती है उतनी ही पावर उत्तर पद में होती है। जैसे हम देख लेंगे रात और दिन, रात और दिन, माता पिता, माता पिता, दादी बाबा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या होता है कि ये दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं और ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी पहचान दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी हमारा द्वंद्व समास की बात करेगा, जब भी हमारा द्वंद्व समास की बात करेगा तो क्या होगा कि बीच में ये जो डैश का चिन्ह है ये हमेशा लगा रहेगा। ये दोनों पदों के बीच में हमेशा डैश का चिन्ह लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो समास है वो हमारा अगला समास क्या होगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगला हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारे जो समास होते हैं बहुव्रीहि समास में, जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है इसमें क्या होता है कि ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि किसी तीसरे को इंडिकेट कर दिया जाता है, ना पूर्व पद की बात होगी
ना उत्तर पद की बात होगी। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ये दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, दोनों पद ही अप्रधान होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संबोधित करते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा ये किसी तीसरे पद को इंडिकेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। नीला है जो कंठ, क्या होगा, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ क्या होगा, नीलकंठ। नीलकंठ इसमें क्या होता है दोस्तों, नीला है जो कंठ अर्थात भगवान शंकर को कह रहा है, यहाँ पद दोनों अप्रधान हैं और किसी तीसरे को संबोधित कर रहे हैं। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे को संबोधित करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलकंठ में नीला है जो कंठ, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको हम पहचानेंगे कैसे। बहुब्रीहि समास को पहचानने का तरीका क्या है कि इसका जब समास विग्रह किया जाता है, तो जो निकल के आता है, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो महान है जो वीर, महावीर किसे बोला जाता है, हनुमान जी को बोला जाता है। महान है जो वीर, इसमें होता क्या है दोस्तों, इसकी पहचान के लिए जब समास विग्रह किया जाएगा तो इसमें निकल के क्या आएगा, जो। जब बहुब्रीहि समास का समास विग्रह किया जाता है तो इसमें जो निकल के आता है, जो से हम पहचान करेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है। उसका जब हम संधि विच्छेद इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है। समास दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको ज़रूरत है केवल और केवल प्रैक्टिस करने की। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हमारे केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही होंगे। सभी समास पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे आगे। दोस्तों अगर ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाएगा तो क्लास 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे की हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमने एक ही एग्जाम्पल दिया है। हमें आशा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग बस साथ बनाए रखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हम डेली एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।